जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और साथियों आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज के इस क्लास में झारखंड जेएसएससी एनएम एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे सेलेक्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि साथियों आपके 18 और 19 मार्च के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और साथियों ये सभी प्रश्न जो है काफी इंतजार के बाद साथियों आपको ये करा रहे हैं और ये सभी क्वेश्चन एनालिसिस क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में साथियों 100% पूछे जाएंगे। तो आप इस क्लास को अच्छे से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को अच्छे से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वास्थ्य उप केंद्र में दवाओं के स्टॉक रजिस्टर के अद्यतन को आदर्श आवृत्ति इकाई क्या है। चलिए बताएंगे साथियों, ये सभी चुनिंदे प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। और बताइए कि स्वास्थ्य उप केंद्र में दवाओं के स्टॉक रजिस्टर को अद्यतन करने की आदर्श आवृत्ति क्या है। तो आप याद रख लीजिएगा ये प्रतिदिन हो जाएंगे। ऑप्शन ए के साथ आप जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, प्रतिदिन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि उप केंद्र स्तर पर एनएम की मुख्य समन्वय भूमिका किसके साथ जो है ना होती है। चलिए बताइए कि उप केंद्र स्तर पर एनएम की मुख्य समन्वय भूमिका किसके साथ होती है। तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, यह आशा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पे होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, आशा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पे होते हैं। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया गया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की निगरानी के लिए कौन सा रजिस्टर महत्वपूर्ण है। चलिए बताइए आप सभी लोग कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की निगरानी के लिए कौन सी रजिस्टर महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब सेवा संप्रदाय यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि स्वास्थ्य केंद्र में कोल्ड चेन बनाए रखने के लिए कौन सा यहाँ पे उपकरण आवश्यक है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि स्वास्थ्य केंद्र में कोल्ड चेन बनाए रखने के लिए कौन सा उपकरण आवश्यक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी करेंगे, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब डी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि उप केंद्र में मासिक रिपोर्ट किसे जो है ना साथियों भेजी जाती है। चलिए बताएंगे साथियों कि उप केंद्र में मासिक रिपोर्ट किसे भेजी जाती है। तो याद रख लेंगे साथियों, ये आपके पीएचसी चिकित्सा पद अधिकारी को भेजते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि स्टॉक प्रबंधन में FEFO सिद्धांत का अर्थ क्या है। चलिए बताइए आप सभी लोग कि स्टॉक प्रबंधन में FEFO सिद्धांत का जो अर्थ होगा ये क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न क्या है आपका। प्रश्न है कि स्वास्थ्य कर्मियों के ज्ञान अद्यतन के लिए सबसे उपयुक्त माध्यम क्या है। तो स्वास्थ्य कर्मियों के ज्ञान अद्यतन के लिए सबसे उपयुक्त माध्यम जो है यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, सतत प्रशिक्षण। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का यहाँ पे प्राथमिक लक्ष्य क्या है। चलिए बताइए साथियों कि राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो यहाँ पे इसका लक्ष्य जो है टीके से रोके जाने वाले रोगों की रोकथाम। ऑप्शन डी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या है कि उप केंद्र में बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन का पहला चरण क्या है। चलिए आंसर लगाइए
कि उपकेंद्र में बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन का पहला चरण क्या है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब स्रोत एवं पृथक्करण हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, स्रोत एवं पृथक्करण हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य केंद्र में टीम समन्वय बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? चलिए आंसर लगाइए कि स्वास्थ्य केंद्र में टीम समन्वय बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो इसका तरीका है नियमित बैठकें। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, नियमित बैठकें होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि उपकेंद्र में एएनसी सेवाओं की निगरानी के लिए कौन सा सूचकांक जो है उपयोगी है? चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि उपकेंद्र में एएनसी सेवाओं की निगरानी के लिए कौन सा सूचकांक उपयोगी है? तो याद रखिएगा 4 एएनसी विजिट का प्रतिशत होगा। ऑप्शन सी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है कि स्वास्थ्य केंद्र में आपूर्ति की कमी होने पर एनएम को पहले क्या करना चाहिए? चलिए बताएंगे आप सभी लोग। तो स्वास्थ्य केंद्र में आपूर्ति की कमी होने पर एनएम को पहले क्या करना चाहिए? तो याद रखेंगे आप सभी लोग उच्च स्तर को सूचना। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम में एनएम की मुख्य भूमिका क्या है? चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम में एनएम की मुख्य भूमिका क्या है? तो याद रखेंगे आप सभी लोग इसका मुख्य भूमिका क्या हो जाएंगे? तो संदिग्धों की पहचान व रेफरल होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि स्टॉक सत्यापन की आदर्श अवधि क्या होती है? चलिए आंसर लगाइए। और आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए जुड़े इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे कि स्टॉक स्थापन की आदर्श अवधि जो है ना क्या होती है? तो याद रखेंगे ये त्रैमासिक होती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, त्रैमासिक होती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है कि स्वास्थ्य केंद्र में HMIS का मुख्य उपयोग क्या है? तो स्वास्थ्य केंद्र में HMIS का मुख्य उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग हो जाएगा यहाँ पे वाहन प्रबंधन। ऑप्शन बी कीजिए, सॉरी वाहन प्रबंधन नहीं होगा साथियों, यहाँ पे स्वास्थ्य डेटा रिपोर्टिंग हो जाएगा। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत VHSND का उद्देश्य क्या है? चलिए बताइए कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत VHSND का उद्देश्य क्या होगा? तो इसका उद्देश्य होता है सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाएं। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि उपकेंद्र में रिकॉर्ड धारण का मुख्य लाभ क्या है? तो उपकेंद्र में रिकॉर्ड धारण का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका लाभ होता है समय बर्बादी। ऑप्शन ए सही जवाब है, समय बर्बादी होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है आपका, और प्रश्न क्या दिया गया कि समुदाय में स्वास्थ्य कार्यक्रमों की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? चलिए बताइए आप सभी लोग कि समुदाय में स्वास्थ्य कार्यक्रमों की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब सामुदायिक सहभागिता लगाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, सामुदायिक सहभागिता होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि एनएम द्वारा ज्ञान अद्यतन के लिए CME का अर्थ क्या है? चलिए लगाइए यहाँ पे आंसर क्या होगा। तो एनएम द्वारा ज्ञान अद्यतन के लिए CEM का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? तो 90 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब कंटिन्यूटी मेडिकल एजुकेशन होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्वास्थ्य केंद्र में आपातकालीन समन्वय का पहला कदम क्या है? चलिए बताइए। तो स्वास्थ्य केंद्र में आपातकालीन समन्वय का पहला कदम क्या है? तो इसका पहला कदम हो जाएंगे त्वरित सूचना का टीम सक्रिय करना। ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि महिला श्रेणी का कौन सा भाग प्रसव में सबसे महत्वपूर्ण होता है?
चलिए आंसर लगाइए कि महिला श्रेणी का कौन सा भाग प्रसव में सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो ये हो जाएंगे फेल्विक इनलेट, ऑप्शन ए सही जवाब है, फेल्विक इनलेट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन क्या है कि भ्रूण की खोपड़ी में सबसे बड़ा फोंटानेल कौन सा है। चलिए बताइए, तो भ्रूण की खोपड़ी में सबसे बड़ा फोंटानेल कौन सा है। तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ हो जाएंगे, ऑप्शन बी के साथ है तो सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि सामान्य गर्भावस्था की अवधि औसतन कितनी होती है। तो सामान्य गर्भावस्था की जो अवधि होती है ये आपके होते हैं 40 सप्ताह के, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन है कि प्रसव का पहला चरण किससे संबंधित है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि प्रसव का पहला चरण किससे संबंधित है। तो प्रसव का पहला चरण जो है ये संबंधित है गर्भाशय ग्रीवा का पूर्ण विस्तार, ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि एएनसी में टीटी टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है। तो एएनसी में टीटी टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य जो है टेटनस से सुरक्षा होगा, ऑप्शन ए सही जवाब है, टेटनस से सुरक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सामान्य प्रसव में भ्रूण की सबसे सामान्य प्रस्तुति कौन सी है। तो सामान्य प्रसव में भ्रूण की सबसे सामान्य प्रस्तुति कौन सी है। तो याद रखेंगे यहाँ पे सेफेलिक हो जाएंगे, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, सेफेलिक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन क्या है कि प्रश्नों उत्तर रक्तस्राव का मुख्य कारण क्या है। तो प्रश्नों उत्तर रक्तस्राव का यहाँ पे मुख्य कारण क्या होगा। तो इसका कारण है गर्भाशय एंटोनी, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि नवजात में यहाँ पे अपगार स्कोर किस समय लिया जाता है। तो नवजात में अपगार स्कोर किस लिए लिया जाता है। तो ये जन्म के 1 व 5 मिनट पहले लिए जाते हैं, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि उच्च जोखिम नवजात का एक प्रमुख यहाँ पे संकेत क्या है। चलिए बताइए, तो उच्च जोखिम नवजात का एक प्रमुख संकेत क्या है। तो इसका संकेत होता है कम जन्म वजन, ऑप्शन ए सही जवाब है, कम जन्म वजन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग कि सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो याद रखेंगे इसके लक्ष्य हो जाएंगे मृत्यु दर कम करना, ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन है कि असामान्य प्रसव का उदाहरण क्या है। चलिए बताइए, तो असामान्य प्रसव का उदाहरण जो है ब्रीच प्रस्तुति है, ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब, ब्रीच प्रस्तुति है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन है कि प्रश्नों उत्तर अवधि कितने समय तक मानी जाती है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि प्रश्नों उत्तर अवधि कितने समय तक मानी जाती है। तो ये 6 सप्ताह तक मानी जाती है, ऑप्शन ए सही जवाब है, 6 सप्ताह तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग यहाँ पे कि ऑक्सीटोसिस का उपयोग किस लिपि के लिए किया जाता है। तो ऑक्सीटोसिस का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो ये किए जाते हैं गर्भाशय संकुचन बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग और क्वेश्चन है कि HIV का मुख्य संचरण मार्ग क्या है। तो HIV का जो मुख्य संचरण मार्ग है ये आप सभी लोग के असुरक्षित और यौन संबंध है, ऑप्शन सी सही जवाब है, असुरक्षित यौन संबंध हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।